हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। पॉलीगॉन से रिलेटेड, रेक्टेंगुलर से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है, जिसे आप लोगों ने बखूबी समझ लिया होगा, आई होप सो। और आज का ये जो दिन है, आपके लिए दूसरा वीडियो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके बारे में बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले हम पहले छोटा सा रिव्यू देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ में क्या क्या पढ़ा गया था, क्या नहीं पढ़ा गया था। उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो टू चार्जेस के अट्रैक्शन और रिपल्सन के बीच में होता है। मान लिया जाए कि हमारे पास एक चार्ज यहां पर और एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r का डिस्टेंस है। तो कूलम्ब्स ने क्या कहा था कि इसके बीच जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर लगेगा। ये कूलम्ब्स लॉ का कहना था। और इसी फोर्स को क्या कहा गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा गया था, ठीक है। और यहां पर ये जो k का वैल्यू था, इस k के वैल्यू को कहा जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर एयर, या फिर वैक्यूम, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी होता था किसका, या तो फ्री स्पेस का, या तो एयर का, या फिर वैक्यूम का परमिटिविटी होता था। ये निकल कर क्या आया था कूलम्ब्स लॉ के द्वारा। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू था वो था 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और इसका अगर यूनिट निकाला जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर आ जाता। और यहां से अगर पाई का वैल्यू पुट कर दे, 4 तो कांस्टेंट ही है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 8.852 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब बातें न्यूटन्स के कूलम्ब्स लॉ में की गई थी कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर जो बात प्रश्न उठती है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि जो परमिटिविटी है, आखिर ये परमिटिविटी होता क्या है, इसका रोल क्या है, इसका महत्व क्या है ना, क्यों ये यहां पर आया है। तो इसके लिए समझते हैं, यहां पर इसको कहा गया है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, किसी को परमिट देना। परमिट देने का मतलब क्या हो गया, कौन सा परमिट देना, इसका चार्ज को बढ़ाने का, चार्ज को घटाने का, आखिर किस चीज का परमिट देना है। तो क्या होता है कि जब दो चार्ज को हम क्या करते हैं, आपस में नजदीक लाते हैं, तो या तो वो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, दोनों में से कोई भी एक काम करेगा। वो डिपेंड करता है चार्ज का नेचर क्या है, सेम नेचर का रहेगा रिपेल कर जाएगा, डिफरेंट नेचर का रहेगा अट्रैक्ट कर जाएगा। तो जब अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि फोर्स लगता है, जो इसको अट्रैक्ट या रिपेल होने के लिए क्या करता है, उसको मजबूर करता है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और एक निगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, तो एक मीडियम भी होता है इसके बीच में। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम हो सकता है ग्लास का मीडियम हो सकता है कागज का मीडियम हो सकता है, किसी भी चीज का मीडियम हो सकता है, ठीक है। मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करता है कि इन दोनों के बीच का जो फील्ड स्ट्रेंथ है
उसको क्या करता है, घटाने का काम करता है, उसी को कहते हैं परमिटिविटी। ये रोल है परमिटिविटी का। क्लियरली यहां पर से देख सकते हैं कि परमिटिविटी जो होता है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, 1/ε0 है, फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा परमिटिविटी रहेगा, परमिटिविटी का वैल्यू जितना अधिक रहेगा, उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। एक सिंपल लैंग्वेज जो समझते हैं, अच्छा ये तो तुम्हारे पास, ये तो आप लोग के पास है ε0 का जो वैल्यू है वो तो फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम के लिए है, ठीक है, मान लिया जाए ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगर हम मानते हैं कि किसी खास मीडियम के लिए, इन तीनों को छोड़ करके, क्योंकि ये तीनों लगभग एक ही जैसा है, एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस लगभग एक ही जैसा है, कोई खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी मीडियम के लिए हम चलते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1/4πε लेते हैं। यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट लगाने का मतलब वो फ्री स्पेस के लिए हो गया, एयर के लिए हो गया, वैक्यूम के लिए हो गया, इसलिए यहाँ पर हम नॉट नहीं लगाए। इनटू Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2, जहां पर अभी जो एप्सिलॉन है यहां पर, ये परमिटिविटी तो है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ये किसी और मीडियम का है, ठीक है। इसको छोड़ करके किसी और मीडियम का हम उसको क्या ले लिए, एप्सिलॉन ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि जितना ज्यादा एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, उतना इसका वैल्यू क्या होगा, कम होते चला जाएगा। जितना कम एप्सिलॉन का वैल्यू होता जाएगा, उतना ही ज्यादा फोर्स का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। तो होता क्या है कि ये जो एप्सिलॉन है, ये एक तरह का प्रॉपर्टी है, ये जो उसके बीच में जो स्पेस होता है, मीडियम जो होता है, उस मीडियम का प्रॉपर्टी है, ये इसको रोकना चाहेगा। तो होता क्या है कि एयर की बात करते हैं, ग्लास की बात करते हैं, या किसी अदर सब्सटेंस की बात करते हैं, तो जैसे जैसे डेंसिटी उसका बढ़ते चला जाता है, वो क्या करता है, उसके बीच में जो गैप है, चाहे एयर का हो चाहे किसी भी मीडियम का हो, वो क्या करता है, उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको बढ़ाने का काम करता है। डेंसिटी जितना ज्यादा अधिक होगा, उतना ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उतना कम उसके बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इन जनरल केस जब हम एयर का, वैक्यूम का या स्पेस का बात करते हैं, तो इसका डेंसिटी अदर किसी भी सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में सबसे कम होता है, इसलिए इसके एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, सबसे छोटा होता है, और इसका एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे छोटा होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा ये कंसीडर किया जाता है एप्सिलॉन नॉट को, है ना। हर जगह जितना भी फॉर्मूला लगेगा, जहां भी दिखेगा F बराबर 1/4πε0 का ही यूज होगा। लेकिन इन केस ऑफ अगर कोई अदर मीडियम यूज होता है, तो वहां पर हम एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन यूज करेंगे, ठीक है। बात क्लियर होगी। परमिटिविटी का क्या यूज है, ठीक है। जब मीडियम चेंज होगा तब ये परमिटिविटी का यूज होगा, अदरवाइज 95% केस में यही फॉर्मूला लगते चला जाएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड दे देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, क्या निकल कर क्या आएगा, F अपॉन Fm, इधर क्या निकल कर क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और नीचे का 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R²। 1/4π से 1/4π चला गया, 4 से 4 चला गया, Q1 Q2 R² चला गया, ये एप्सिलॉन सबसे ऊपर चला जाएगा, और नीचे बचेगा एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का जो रेशियो निकल कर के आया, इस रेशियो को नाम दिया गया एप्सिलॉन आर, ठीक है। और इस एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इस एप्सिलॉन का नाम दिया गया रिलेटिव परमिटिविटी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हमको किसी मीडियम का परमिटिविटी चाहिए, है ना, जैसे कि हमको यहाँ पर ग्लास ही दे दे या कागज का टुकड़ा दे दे, कोई भी चीज दे दे, उसका हमको परमिटिविटी ही चाहिए, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसका एप्सिलॉन निकाल सकते हैं। यानी कि जो भी उस मीडियम का होगा, जैसे कि मान लीजिए हम ग्लास की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्लास का क्या हो जाएगा, Eg इक्वल टू E0 इंटू ER हो जाएगा।
अब क्या है कि जैसे कि क्या होता है कि रिलेटिव परमिटिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान आएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा सभी लोगों को। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, सी एम अपॉन सी नॉट, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ाया गया था क्लास 10 में कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहीं से निकल कर आया था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बतलाता था, कंपैरिजन बतलाता था, मटेरियल का मीडियम का कंपैरिजन बताता था। उसी तरह से यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी जब आएगा ये कंपैरिजन बताएगा। यहां पर से हम देख सकते हैं कि ये जो एप्सिलॉन का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट से ई आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का जो भी वैल्यू होगा उससे टाइम्स, उतना टाइम्स अधिक होगा। ठीक है, इसका मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू यानी कि किसी भी मीडियम में अगर हम बात करते हैं कि किसी मीडियम में अगर हम चले जाएं तो वहां पर जो परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है वो किससे, एयर से तो डेफिनेटली ज्यादा होगा। एयर का जो भी रिलेटिव परमिटिविटी होगा सबसे कम परमिटिविटी होता है एयर का। उसके बाद जो भी हम सब्सटेंस लेना शुरू करेंगे उसका परमिटिविटी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अगर परमिटिविटी बढ़ता चला जाएगा तो फोर्स के साथ इसका कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। इसका मतलब है कि अगर हम बात करते हैं उस मीडियम में फोर्स का और बात करते हैं अगर हम एयर में या फिर वैक्यूम में फोर्स का बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, किसमें फोर्स अधिक हो जाएगा, वैक्यूम, एयर या फ्री स्पेस, इसमें फोर्स का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज एप्सिलॉन नॉट इन एयर। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम मिलता है, इसलिए एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। लेकिन अगर मीडियम चेंज होता है तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखेंगे और उस एप्सिलॉन का मान निकालने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। जहां पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो मालूम है हमारे पास, एप्सिलॉन आर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वहां ई निकाल करके हम पुट करके फोर्स का ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो एप्सिलॉन आर है, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको के भी कहा जाता है और इस के को कहा जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी के का नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेम चीज है, अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पूछा जाए सेम यही चीज बताना है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस दोनों का जो रेशियो आता है उसी रेशियो को ही डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाए या फिर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाए, बात दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लिया जाए पॉज करके। नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने। चलिए अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कुछ या फिर लगभग कहा जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह ही होता है, जो कि क्लास 11 चैप्टर ग्रेविटेशन में पढ़ाया गया होगा। अब आप लोग बोलोगे कि कल का कहानी तो याद रहता नहीं है कि क्लास 11 का कहां से याद रहेगा। क्लास 11 में जो पढ़े लिखे हैं वो तो भूल ही गए हैं, और दूसरा उपकार तो मोदी जी ने कर दिया है, इतना दिन का छुट्टी दे दे करके सब कुछ भुला दिया है। खैर कोई बात नहीं, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आखिर क्या होता है। तो जब चार्ज की हम बात करते हैं, चार्ज जो है हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। क्या होता है कि जैसे ही हम किसी चार्ज को हम रखते हैं, जैसे कि क्या किए, पॉजिटिव चार्ज लिए, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, एरिया बनाता है। ठीक है, और ये जो एरिया होता है, इस एरिया के कांटेक्ट में अगर कोई भी आएगा तो वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लिया जाए कि हम किसी भी पर्सन की बात करते हैं या फिर किसी मैग्नेट की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक बड़ा सा मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट क्या करेगा, अपने चारों तरफ फील्ड बनाना शुरू करेगा।
चारों तरफ एरिया क्रिएट करना शुरू करेगा, है ना। इस तरह से एरिया क्रिएट करना शुरू किया। मान लिया जाए इसका एरिया यहां तक है, काफी दूर होता है, ठीक है। अब क्या है कि किसी हम मैग्नेटिक मटेरियल को इसके क्लोज नहीं ला करके थोड़ा दूर रखते हैं, मान लीजिए यहां पर रखते हैं, ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके एरिया में नहीं है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे क्या करते हैं, हम इसको इसके बहुत ही क्लोज लेकर के जाते हैं। अभी भी ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि अभी भी ये इसके एरिया में नहीं है ना। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि इस मटेरियल को हम इसके अंदर या इसके सरफेस पर ला करके छोड़ देते हैं, तब क्या करेगा, ये जो मैग्नेट है इस पर क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी मटेरियल है, जो मैग्नेट है, वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट करता है और उसी एरिया को हम क्या करते हैं, उसका फील्ड करते हैं। यही तो ग्रेविटेशनल फील्ड था। तो सेम टू सेम उसी तरह से जो भी चार्जेस होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज की बात करें या नेगेटिव चार्ज की बात करें, वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट करता है और उस एरिया के कांटेक्ट में अगर कोई अनदर चार्ज आता है तो वो उस पर क्या करता है, फोर्स लगाना शुरू करता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अगर उसके एरिया में आया तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाना शुरू करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अपनी तरफ खींचना चालू करेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है नेचर क्या है। तो जितना भी है, जो भी चार्जेस होता है, सारा चार्जेस क्या होता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। अब पॉजिटिव चार्ज का नेचर होता है कि इसका जो फील्ड होता है ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, इस तरह से। मतलब इसका फील्ड क्या होगा, निकलते रहेगा इस तरह से, रेडियली आउटवर्ड। और अगर निगेटिव चार्ज है तो इसका जो फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड की तरफ आता है, इस तरह से, रेडियली इनवर्ड। ध्यान रखना इस बात को, काफी काम देगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड की तरफ होता है, बाहर की तरफ निकलते हुए चला जाता है। और जो आपका निगेटिव चार्ज जो होता है वो रेडियली इनवर्ड की तरफ होता है। मतलब इसका जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इनवर्ड की तरफ होता है, इसका फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो आउटवर्ड की तरफ होता है। याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कैसे क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, लूज करेगा तो बाहर की तरफ भागेगा। निगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है, निगेटिव चार्ज जब क्रिएट होता है जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को हम गेन करते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं, लेते हैं, तब निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो निगेटिव चार्ज के लिए क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन इसका याद रख सकते हैं, प्लस क्यू का और माइनस क्यू का, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। इस मेथड से बहुत ही आसानी से ये याद रख सकता है कि किसका रेडियली आउटवर्ड होगा और किसका रेडियली इनवर्ड होगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि ये जो हमारे पास चार्जेस है, ये चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या किया, एरिया क्रिएट किया। अब हमको इसका चेक करना है कि एरिया कहां तक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए क्या याद बताए थे, थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि हम एक टेस्ट मास लेते थे वहां पर, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, लगभग ना के बराबर, 10⁻�0। तो वैसे मास को टेस्ट मास कहते थे। तो इसी तरह से यहां पर क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे, Q0, टेस्ट चार्ज, इसको क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। क्यों टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका यूज कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए। और कैसा लेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे और इस टेस्ट चार्ज को क्या करेंगे, इसके पास ले जाकर के इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इंट्रोड्यूस करवाने में तो हमको पता चलेगा इसका फील्ड के बारे में। तो इसका फील्ड का डिफिनेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। अगर इसके आसपास, यानी कि इसको अगर हम इसके एरिया में लाएंगे तो दोनों ये चार्ज उस पर क्या करेगा, फोर्स लगाना शुरू करेगा। वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज कितना लगा रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसको कैपिटल लेटर ऑफ ई से इंडिकेट किया जाता है। दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वेक्टर ही रहता है, ठीक है। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्शन ऑफ E इज द डायरेक्शन ऑफ F, यानी कि जो F का डायरेक्शन होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में फील्ड भी होगा। अगर इसके SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट कितना हो जाएगा? फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम, इसका SI यूनिट हो जाएगा। तो ये तो था बेसिक बातें जो याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आया है, स्टेज चार्ज के कारण आखिर कितना निकल करके आता है? तो मान लिया जाए कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है, ठीक है। तो E बराबर होता है F अपॉन Q0, ठीक है। तो 1 अपॉन Q0 को हम बाहर कर देते हैं, फोर्स लगाते हैं कूलम्स लॉ, क्या कहता है? K इंटू Q1 इंटू Q2, तो Q1 की जगह हो गया कैपिटल Q और Q2 की जगह हो गया टेस्ट चार्ज अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फोर्स का वैल्यू हो गया। अब यहां पर देखते हैं कि ये Q0 से ये Q0 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या निकल करके आता है? E बराबर K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये निकल करके आता है। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसके कारण? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण, हम एक छोटा सा एक पॉइंट चार्ज के कारण उसके पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना निकल करके आ रहा है? K इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर निकल करके आ रहा है, ठीक है। या फिर हम बेसिकली ऐसे भी याद रख सकते हैं, फोर्स अपॉन Q0, वो तो Q0 कट जाएगा, एक चार्ज हमारे पास ऊपर बचेगा, बाकी डिस्टेंस जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यहां से देखने को मिला कि ये जो हमारे पास फील्ड है ये कैसा है? ये जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे फोर्स था वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ कैसा होगा? एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऊपर से R का स्क्वायर है, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और एक बात तो हमेशा ध्यान रखना है कि साइन तभी यूज करेंगे जब वेक्टर फॉर्म में कहेगा लिखने के लिए। वेक्टर फॉर्म में नहीं कहेगा लिखने के लिए, साइन यूज नहीं करेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? इसका डायरेक्शन दिखाएंगे, E बराबर K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन तो यही दिखलाता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का पूरे जिंदगी में इकलौता काम है क्या करना? डायरेक्शन दिखाना। और यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू होता है, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है, यही होता है यूनिट वेक्टर का डिफाइन, ठीक है। तो अगर हम इस यूनिट वेक्टर को यहां से हटाएं तो K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, अच्छा R स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर, बात तो बराबर पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो R स्क्वायर नहीं निकल करके आएगा। अच्छा, अब इस R को यूनिट वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, क्या निकल करके आएगा? R वेक्टर बाय R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नीचे दोनों टर्म सेम है, दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा K इंटू Q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R का Q इंटू वेक्टर R। ये इसका वेक्टर फॉर्म निकल करके आएगा, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जिस तरह से प्रॉब्लम सिखाया गया कि कैसे कूलम्ब लॉ में डील करते हैं, सेम टू सेम वही कंसेप्ट हम यहां पर लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जहां पर भी जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, क्या करेंगे? एक टेस्ट चार्ज को ला करके रख देंगे। मान लीजिए जैसे कि थोड़ा समझाते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q
और हमसे पूछा गया कि आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, यहां पर हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पर हम मान लेंगे टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। जैसे ही टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट हम माने, यहां से हम फोर्स निकाल सकते हैं के इंटू क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स निकालने के बाद क्या करना है, क्यू नॉट से भागा दे देना है, तो हमारे पास एफ अपॉन क्यू नॉट क्या निकल करके दे देगा, ई का वैल्यू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सा चीज है। या कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन हो, ट्रायंगल दे दे, रेक्टेंगल दे दे, कुछ भी दे दे, किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जिस पॉइंट पर निकालने के लिए कहेगा वहां पर क्या मान लेंगे, हम टेस्ट चार्ज मान लेंगे। कैसा टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लेंगे। और उसके बाद जैसे फोर्स भी लगाते थे, कहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, कहां पर रिपल्सन हो रहा है, उसके हिसाब से हम क्या करते थे, डायरेक्शन अप्लाई करते थे और वेक्टर का रूल लगा करके नेट फोर्स निकाल लेते थे। तो उसी तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगा, बिकॉज ये भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका वेक्टर रूल से रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जब तक आप लोग पढ़ते रहें और घर में बैठ करके घर का काम भी सीखते रहें।